हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि जो कड़ी मेहनत से पढ़ता है एक दिन टॉपर वही बनता है। आप लोग कहेंगे सर इन दो लाइनों में ऐसा क्या है? देखिए, जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप लोग टॉपर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास 12 हिंदी का होगा और मेनली जो ये क्लास है ये क्लास 12 हिंदी व्याकरण का होगा। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में हिंदी का पेपर देना है। देखिए, हमने पहले ही ठान लिया है कि अब की बार हमारे जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको हम हिंदी में 100 में 98, 99 या 100 में 100 दिलाकर रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ रहिए। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, समझ लीजिए उसका 50 मार्क क्लियर हो जाएगा, 50 नंबर, क्योंकि 50 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण होता है। आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपके हिंदी व्याकरण में टोटल 13 टॉपिक हैं और इन 13 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा लगभग 50 मार्क उसका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से ही कहता रहा हूँ, हिंदी में कुछ नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करें इसमें कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले इसको देख लीजिए। और इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग 10,000 लाइक्स तक पहुंचा देते हैं तो ऐसे ही मैं आपके लिए इंग्लिश का भी मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, और मैं पहले ला भी चुका हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्यांश, ठीक है, संस्कृत पद्यांश या श्लोक कैसे सॉल्व करें। अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में नया टॉपिक आया है, सबकी नंबरिंग में बता देता हूं। देखिए, संस्कृत गद्यांश जो है 7 नंबर का आएगा, पद्यांश भी 7 नंबर का, अपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर। फिर हम पढ़ेंगे वाक्य संशोधन, ये भी 2 नंबर का रहेगा। और इतना ही नहीं, हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार 2 नंबर, ठीक है, 2 4 2 6 नंबर, यानी कि रस छंद अलंकार तीनों को, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे निपत्र लेखन, ये भी आपका 6 नंबर का आता है। फिर हम निबंध को पढ़ेंगे 9 नंबर। टोटल 50 मार्क का इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसे ही मत समझिए 13 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्लास 12 हिंदी का संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे, 7 नंबर का ये आता है, ठीक है। इसमें आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और दिया जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले आप लोग पहचानिए ये किस चैप्टर का हो सकता है। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति, ठीक है, किस चैप्टर का है? यानी कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देखिए, ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर से है। मैंने आपको बताया संस्कृत का जो गद्यांश है, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन सब सारे चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको संस्कृत गद्यांश को सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर 7 में से 7 नंबर दे, 6.5 भी नंबर ना हो, 7 में 7 मिले, ठीक है। देखिए, पहले इसको पढ़ता हूं मैं हिंदी मीनिंग के साथ। देखिए, अपनी तरफ से मैं हिंदी बताऊंगा पूरा। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्त, यानी कि महापुरुष जो लोग होते हैं वो सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देखिए भाई, संस्कृत है, इसको मैं ऐसे ही आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, एक एक वर्ड का नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, पढ़े होंगे आप लोग। देश सेवानुरक्त तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुम नाशक्नोत, ठीक है, जैसे संस्कृत है। देखिए, यानी कि इसका मतलब होगा कि देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। यानी कि जो हमारे महामना मालवीय जी हैं, ये देश सेवा में अनुरक्त ये एक युवक है उच्च न्यायालय के, ये जो है उसकी सीमाओं में बंधकर ना रह सका, ठीक है। आगे देखिए, कुछ और महापुरुष के नाम लिए गए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायके सह स्वोपदेशस्य स्वतंत्रता साग्रमेण
तीर्ण, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। कौन? महामना मालवीय जी, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखिए, देहल्याम त्रयोविंशतितमे में कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, ठीक है। यानी कि सिर्फ इन्होंने इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया, ठीक है। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट इत्यास्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आडंगल शासका भीता जाता। यानी कि इन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे, ठीक है, जो अंग्रेजी शासक थे, पहले की बात है ये। आगे देखिए, बहुवारम कारागारे निशिष्टो अयम वीरम देशवर्धन नात्यंजन, ठीक है। यानी कि बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। मतलब ये पुरानी बात है, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब की ये बात है, ठीक है भैया। ये संस्कृत है और संस्कृत आप लोगों का कितना तेज है आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको उतना ही पढ़ें क्योंकि इसमें से 14 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क का संस्कृत गद्यांश और 7 मार्क का संस्कृत पद्यांश। अब सबसे पहले मेन बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, आपको ये गद्यांश दे दिया गया, इसको हिंदी मीनिंग के साथ सॉल्व करना होगा, ठीक है। मतलब आपको संदर्भ के साथ इसका अनुवाद लिखना है। तो जब भी आप लोग गद्यांश सॉल्व करें, आपको एक काम करना है। देखिए, यहाँ पे हमें महापुरुषा, आपको तो पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना होगा, जो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे महापुरुषा हमने लिख दिया, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे करके। देखिए, इसका लास्ट वर्ड क्या है, देखिए लास्ट वर्ड है नाट्य जत, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाट्य जत, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख देंगे। इसको लिखने से क्या फायदा है, देखिए आपको एग्जामिनर 2 गद्यांश देगा, आपके हिंदी के पेपर में 2 संस्कृत गद्यांश रहेंगे, उसमें से एक ही सॉल्व करना होगा। तो आपने कौन सा किया है उसको स्पष्ट करने के लिए ऐसे लिखना होगा। फिर आपको लिखना है संदर्भ। देखिए, संदर्भ तो हम यहाँ पे आपको लिखेंगे, बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे डालेंगे संदर्भ हेडिंग और लिखेंगे। देखिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसमें आपको लेखक का नाम तो लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम लिखना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। देखिए भैया, संस्कृत है तो संस्कृत भाग से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे संस्कृत भाग, ठीक, में संकलित। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम, सिर्फ इसमें पाठ का नाम देखिए ब्लैक से लिखिएगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ का नाम है महामना मालवीय, ठीक है। ये हमारे पाठ का नाम है। नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है, ठीक। ऐसे हमने इसको लिख दिया है। देखिए, आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। पहले आप लोग ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे, जो गद्यांश आपको पता होगा दोनों में से वो आपको करना है। वहां पे 2 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो संदर्भ ऐसे पहले डॉट डॉट करके लिख देना है, फिर संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। फिर आपको इस पूरे का हिंदी अनुवाद लिखना है, पता होगा तभी लिख पाएंगे, हमने लिख रखा है, अभी मैंने बताया। अभी देखिए अनुवाद, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। आपको भी अगर कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी तैयारी को रोक रही हैं, तो उनको तुरंत हटा दीजिए। कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बाहरी गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अब समय है सिर्फ पढ़ाई करने का। जो 2 3 4 महीने जो आपका भी है उसको पढ़ाई में दे दीजिए, बाकी का समय आप आराम से फिर बिताएंगे, ठीक है। तो महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। ऐसे टॉपर्स होते हैं, टॉपर जो है ये सामाजिक प्रलोभनों में फंसकर वो अपने टारगेट से विचलित नहीं होते और लास्ट में वो टॉपर बनते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए खूब मन लगाकर। देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। जो हमारे महामना मालवीय जी हैं, ये उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे।
ठीक है। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत उठे। इतना ज़्यादा इनको ज्ञान था कि जब इन्होंने भाषण दिया तो अंग्रेजी शासक भी भयभीत उठे। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हमारे महामना मालवीय जी कई बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा कि हम जब तक आज़ादी नहीं दिलवाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत गद्यांश। तो ऐसे संदर्भ लिखकर ऐसे अनुवाद लिखोगे तो आपको 7/7 मिलेगा। ठीक है, ऐसे दे देगा एग्जामिनर। तो भाई सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। अब हम लोग चलेंगे संस्कृत पद्यांश, जिसको श्लोक बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है संस्कृत पद्यांश। ये 7 नंबर का आता है और ये भी बाय चांस हमारे महामना मालवीय से ही है। आप लोग कहेंगे सर आप तो बताते हैं सुभाषित रत्नानी चैप्टर इंपॉर्टेंट है पद्यांश के लिए। देखिए सुभाषित रत्नानी एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ पद्यांश या श्लोक ही दिए हैं। वो चैप्टर पढ़ लोगे 7 नंबर क्लियर। लेकिन 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जिनके बीच बीच में एक एक श्लोक दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे महामना मालवीय, ठीक है, ऐसे एक और चैप्टर है तो उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए जयंती महाभागा जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्तितनोः क्वाचिता। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि जयंती महाभागा जन सेवा परायणा, यानी कि जन सेवा से तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो, जिसने जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिनको जरा भी मृत्यु का डर नहीं है। ठीक है, एसाम कीर्तितनोः क्वाचिता, यानी कि जिनके यशस्वी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। हमारे महामना मालवीय जी उसी में से एक है। ठीक है, तो ये आपका देखिए गद्यांश से इजी आपका पद्यांश या श्लोक रहता है, 2 लाइन रहता है। इसका आप लोग संदर्भ लिखिए और अनुवाद लिखिए, नंबर तो सेम मिलेगा लेकिन उससे ये इजी रहेगा। तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे जयंती, ठीक है, जैसे उसमें हमने लिखा था जयंत लिख दिया, फिर डॉट डॉट करके आप और सुंदर लिखिएगा भाई, हम लोग जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। ठीक है, क्वाचित, तो इसको ऐसे लिख देंगे क्वाचित। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग, खूब सुंदर सा एक संदर्भ। देखिए रंग बिरंगे पेन का यूज मत कीजिएगा, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। संदर्भ में वही चीज लिखेंगे बट यहाँ पे पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। वहाँ पे गद्यांश था या श्लोक आप कर सकते हैं पद्यांश के जगह पर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। देखिए संस्कृत भाग हम ब्लैक से ही लिखेंगे। ठीक है, संस्कृत भाग, ठीक है, में संकलित चैप्टर का नाम क्या है, महामना मालवीय, तो उसको ऐसे लिख देंगे महामना मालवीय। ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। मतलब गद्यांश की जगह पर पद्यांश कर देना है। ठीक है, कोई दूसरा चैप्टर है तो चैप्टर का नाम बदल दीजिएगा। अनुवाद तो मैंने बता ही दिया, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यशस्वी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, डर नहीं है। ठीक है, तो ये अनुवाद हो गया। तो ऐसे ही हम पद्यांश को सॉल्व करेंगे। दैट्स द इजी अकॉर्डिंग टू या कंपैरिजन टू गद्यांश। ये गद्यांश से इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि नया टॉपिक आया है, अपठित गद्यांश। तो देखिए अपठित गद्यांश से पहले हमारा एक टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। यानी कि आपके एक पेपर में कैसा आता है, पहले आपका गद्यांश, पद्यांश, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहता है। ठीक है, फिर रहेगा अपठित गद्यांश, अभी उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ऐसे दिया रहेगा अक्ल का दुश्मन, जो ब्लैक से लिखा है यही दिया रहेगा, आपको लिखना है इसका अर्थ अति मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन किसको बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा मूर्ख है। वाक्य प्रयोग करेंगे। एक बार रजिया ने सुल्तान से कहा, तुमसे तो कोई भी बात करना व्यर्थ है क्योंकि तुम तो अक्ल के दुश्मन हो। तो देखिए अक्ल का दुश्मन जो है इस वाक्य में आ चुका है, यानी कि ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है।
दूसरा देखिए क्या है, हाथ पांव मारना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रयत्न करना। मतलब सिर्फ आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिया रहेगा, ये रेड वाला और ये लिखना होगा, बट रेड से नहीं, ब्लू एंड ब्लैक से, ठीक है। तो हाथ पांव मारना यानी कि अत्यधिक प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग में देखिए, अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता शुभम ने खूब हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हो सके। देखिए हाथ पांव मारना, भाई मेरा नाम भी यहाँ पे आ चुका है, मैं पिता नहीं हूं भी, ठीक है। तो ये कोई दूसरा है। तीसरा देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, ये आपका है लोकोक्ति, यानी कि बंधनहीन, कोई भी बंधन ना हो, कोई आगे पीछे जिसके ना हो। तो देखिए रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो, क्योंकि उसके तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी कि ना तो फैमिली में कोई है ना कोई है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वाक्य प्रयोग करना होगा, 2 नंबर एकदम क्लियर रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा ईजी रहता है, बहुत ज्यादा ईजी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपठित गद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपठित गद्यांश है, ये 5 नंबर का रहेगा। ये देखिए इसकी जगह पर पहले संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था, अब ऐसा नहीं है, उसको हटाकर आपठित गद्यांश कर दिया गया। इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसका आंसर दीजिए, 5 नंबर ले जाइए। लेकिन इसके लिए आपको पहले गद्यांश पढ़ना है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा बड़ा गद्यांश है, बड़ा भी दिया जा सकता है, छोटा भी दिया जा सकता है। देखिए, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाओं जीते हुए महिलाओं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारत महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वो सम्मान घटने लगा। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं, ठीक है, कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। गांव में ऐसा कहाँ होता है, गांव में क्या है, अभी भी शहर में देखिए लड़कियां जो है लड़कों से आगे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा गांव में अभी भी नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर में काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में, देखिए थोड़ा बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्वेश्चन का आंसर दोगे जो इसके नीचे दिया गया, अपना स्थान बनाती हैं। समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। अब तो ऐसा होने लगा है कि महिलाएं के आने से पहले ही, जब तक वो छोटी रहती हैं, उन्हें मार दिया जाता है एमनियोसिंथेसिस के जरिए, जिसको अब इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड रहेंगे भाई, और इसका आंसर वही दे पाएगा जो अच्छे से गद्यांश को पढ़ेगा, ठीक है। हमने पढ़ा है, हम आंसर दे देंगे। देखिए गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, दूसरा है वे आत्मनिर्भर थी, तीसरा है वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, चौथा है वे शिक्षित थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। देखिए वो आत्मनिर्भर नहीं थी पहले, ना ही वे निर्णय लेने में सक्षम थी, ना ही शिक्षित थी, इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता हुई, क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आपको ऑप्शन नहीं उतारना है, वहां पे सिर्फ आंसर लिख देना है। दूसरा देखिए, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है।
देखिए, फर्स्ट है गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सेकंड है सड़कें बनवाना, थर्ड है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, फोर्थ है शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शिक्षा का प्रचार प्रसार। यानी कि ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। भले ही आज बहुत आगे हमारा इंडिया चला गया हो, लेकिन अभी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, और जितना आगे होना चाहिए आज हम इंडियंस को, उतने आगे नहीं है बहुत सारे लोग। गाँव में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा देखिए, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज में किस सोच का परिणाम है? फर्स्ट है पुरातन, सेकंड है सकारात्मक, थर्ड है नकारात्मक, फोर्थ है संकीर्ण। ये सकारात्मक सोच है। अगर अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते तो ये समाज में सकारात्मक सोच का परिणाम है, ठीक है, क्योंकि बेटियां बहुत आगे जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पद्यांश गद्यांश में मिलेगा, ठीक है। मैं तो आंसर बताते जा रहा हूं, आप लोग गद्यांश जब पढ़ेंगे आ जाएगा। देखिए, चौथा है महिला सशक्त, एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर आपको मिल रहा है, मैं दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? फर्स्ट है वित्तीय निर्भरता समाप्त, सेकंड है आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, थर्ड है आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, फोर्थ है वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पे में सुदृढ़ता दिखाई दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा महिलाएं शिक्षित होंगी, वर्क फ्रॉम होम से वो पैसे आगे बढ़ सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। पांचवा देखिए, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? मतलब महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? फर्स्ट है हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, सेकंड है नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, थर्ड है हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती है, फोर्थ नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबोध से मुक्त होना भी आवश्यक है। चौथा सही होगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसका मतलब यही नहीं है, उनका भय मुक्त यानी कि डर से मुक्त होना, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर महिलाएं डरेंगी तो बाहर कैसे निकलेंगी, महिला जो है कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अपठित गद्यांश हो चुका है भैया, 5 नंबर क्लियर, 5 क्वेश्चन थे, 5 का आंसर हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इतना ही मैं बता सकता हूँ, आगे भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। शब्द युग्म पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म 2 नंबर का। देखिए, इसमें आपको जैसे फर्स्ट है अब्ज अब्द, आपको बताना सही अर्थ क्या होगा। फर्स्ट का है कमल और वर्ष, खा है वर्ष और कमल, गा है वृद्ध और जीर्ण, घा है चंद्र और सूर्य। तो शब्द युग्म में अब्ज अब्द का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कमल और वर्ष। देखिए, अब्ज का मतलब होता है कमल, अब्द का मतलब होगा वर्ष, तो फर्स्ट का वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखिए, हर हरि, इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ने में थोड़ा सेम है। का है शिव और पार्वती, खा है हरण और हरा रंग, गा है शंकर और विष्णु, घा है विष्णु और शिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शंकर और विष्णु। हर का मतलब होता है शंकर, हरि का मतलब होता है विष्णु, ठीक है। तो सेकंड का गा ऑप्शन राइट होगा। थर्ड देखिए, अम्ब अम्भ, इसका सही आंसर क्या होगा? का है माता और पानी, खा है माता और पिता, गा है आकाश और स्वर्ग, घा है देवी और देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, देवी और देवता। अम्ब का मतलब देवी, अम्ब का मतलब देवता। बस हो गया, घा वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही शब्द युग्म आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर एकदम क्लियर आपके रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग हटाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या आपको पता है? ठीक है। देखिए, अरुण, अरुण को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए, जो प्रातः का सूर्य होता है, सुबह सुबह का, उसको अरुण बोलते हैं। प्रातः का सूर्य या सूर्य का सारथी, ठीक है, सूर्य का सारथी। हल्का लाल रंग, इसको भी अरुण बोलते हैं, हल्का लाल रंग, ठीक है। ये आपका, इसके कई अर्थ होते हैं, 2 ही आपको लिखना है, मैं 3 बता रहा हूं। गरल, गरल को हम जहर भी बोलते हैं, जहर बोलिए या विष बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। या इसको घास का बंधा हुआ पूला भी बोलते हैं, घास का बंधा हुआ पूला, ठीक है। ये क्या है, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट, तनु, तनु को क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा तनु विलयन, ठीक है। तनु का मतलब होता है पतला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शरीर भी बोलते हैं, शरीर, स्वभाव भी बोलते हैं, स्वभाव, ठीक है। और सुकुमार भी बोलते हैं, सुकुमार, ठीक है। ये सब इनके नाम है। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं जो आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दिस आता है, और भी कई
कई आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं आपके इंपॉर्टेंट, उसमें से मैंने 3 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक 2 नंबर का आता है। अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए स्त्री जो अभिनय करती हो, जो एक्टिंग करती है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, हीरोइन, या इसमें हम लोग बोलते हैं अभिनेत्री, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। जो अभिनय करती हो, एक्टिंग करती हो, अभिनेत्री ही तो होगी हिंदी भाषा में, ठीक है। दूसरा देखिए जिसे सहन ना किया जा सके, भैया कहते नहीं है बहुत ही असहनीय दर्द है, असहनीय, ठीक है, जिसे सहन ना किया जा सके वो असहनीय होगा। तीसरा सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, उसे हम लोग बोलते हैं सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको सत्यनिष्ठ बोलेंगे, ठीक है। तो थर्ड का आपका ये सही है। मतलब आपको एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होता है कि अनेक शब्द के लिए हमारा एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड का ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में वाक्य संशोधन। इसका मतलब क्या होता है, वाक्य में गलती है सही करके लिखो। जैसे फर्स्ट है मुझे भारी दुख हुआ, देखिए इसमें गलती है, मुझे भारी नहीं बोलते इसको, मुझे अत्यधिक, या हाँ अत्यधिक दुख हुआ, अत्यधिक दुख हुआ, ठीक है, ये सही होगा। मुझे भारी नहीं बोलते हैं, मुझे अत्यधिक दुख हुआ, भी ये सही है। दूसरा देखिए तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं गलत है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है, मांगना नहीं मांगनी चाहिए, क्षमा के साथ मांगनी लिखेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें। देखिए कृपया और कृपा दोनों नहीं लिखते, दोनों सेम ही है। कृपया को हटा दीजिए, इतना लिखिए आप ही बताने की, आप ही यह बताने की कृपा करें, यह लिख दीजिएगा, केवल कृपया हटाइएगा। यह बताने की कृपा करें, ये सही होगा। आप ही ये बताने की कृपा करें, कृपया और कृपा दोनों नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब स्टूडेंट हम आते हैं रस छंद अलंकार पे। बाय द वे हमने रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। 6 नंबर वहां से बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आज हम रस छंद अलंकार इसमें भी पढ़ेंगे, तो एक रस एक छंद एक अलंकार पढ़ेंगे। एक रस हम पढ़ेंगे वीर रस, ठीक है, नाम से स्पष्ट है वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव, उत्साह की अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। यह मैंने एक ट्रिक बताया था, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और फंचारी भाव से पुष्ट होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह भी परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी लिखना होता है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उदाहरण, और उदाहरण हम लोग लिखेंगे ब्लैक से। चलिए लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक से लिखेंगे। इसका उदाहरण थोड़ा अच्छा है, साजी चतुरंग शैन, चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, उमंगधारी, ठीक है। सरजा शिवाजी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जीतन चलत हैं, ठीक है। यानी कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अभी भी दो लाइन है। देखिए आप जो भी एग्जाम्पल, जो भी उदाहरण आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही लिखें, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बिहद नगारन के, ठीक है, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं,
रलत है। ठीक है, तो ये उदाहरण इसका हो जाएगा। आपको अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। देखिए 4 लाइन का याद हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा है तो आप दूसरा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ठीक, तो इस प्रकार से आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जंग की बात की गई है, तो आप लोग समझ जाइए जंग जो है वीरता का एक प्रतीक है। ठीक है, जो जंग लड़ता है वीर होता है। तो आप लोग चाहे तो स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। देखिए, प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना के प्रयाण का चित्रण है। शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है और हाथियों के मद का बहना अनुभव है, तथा उग्रता जो है वो संचारी भाव है। मतलब ये जो है ये शिवाजी की जो चतुरंगड़ी सेना है उसका ये चित्रण है। ठीक है, ये जो लाइन है, साजी चतुरंग सैनंग में उमंगधार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ठीक है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। वीर रस, रस छंद अलंकार वैसे मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। चलिए छंद को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो छंद होगा। ठीक है, रस छंद अलंकार, ये भी 2 नंबर का आता है। इसमें हमने सोलठा को लिया है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मैंने बताया सारे अगर रस, सारे छंद और सारे अलंकार पढ़ने हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 20 से 22 मिनट की वीडियो में 6 मार्क क्लियर हो जाएगा। देखिए सोलठा, सोलठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। देखिए दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। इसमें क्या है, सोलठा में ये पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, उसी का उल्टा। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे उदाहरण, हेडिंग डालेंगे और इसका उदाहरण खूब अच्छे से एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। इसमें हमें गिनना होगा मात्राएं, ये भी ध्यान रखिएगा। राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है, बयन अगोचर, बयन अगोचर बुद्धि पर। ठीक है, 2 हमारा क्या हुआ, ये 2 चरण हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा नीचे मैं लिखता हूं ताकि मात्राएं गिनने में आसानी रहे। अभिगत, अकथ, अपार, नेति नेति, नेति नेत नित। ठीक है, नेत नित यानी कि नेति नेति रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, नेत रहेगा। ठीक है, नेत नेत नित निगम कह। ठीक है, ऐसे ये रहेगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले और तीसरे में क्या होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी। तो चलिए गिनते हैं। देखिए ये रा पर आ का मात्रा है, 2 मात्राएं, इस पे अकेला है 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इस पे भी 2 रहेगा, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, फिर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। गिनिए, 2 को इस प्रकार से लिखते हैं, 1 को इस प्रकार से, तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया। तो पहले और तीसरे में भी 11 होगा। तो देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 11-11, देखिए कॉमा लगा है यहाँ पे। दूसरे चौथे में 13-13, देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 हो गया। और इसमें देखिए 2 1 3 2 5 1 6, ठीक है, 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। आप लोग मात्राएं गिनिए, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। 1 को हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 की तरह, इसको 2। ठीक है, तो ये आपका होगा सोलठा। इसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होगी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा सोलठा। सोलठा जो है एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अलंकार देखते हैं। अब देखिए अलंकार में हमने लिया है अनुप्रास अलंकार को, और अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है क्या होता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्त होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि उस ऐसी पंक्ति जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
समझोगे कैसे? तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, ठीक है। तो उदाहरण इसका होगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, देखिए इस पंक्ति में चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। देखिए चारु चंद्र की चंचल, चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप चाहे तो स्पष्टीकरण ऐसे हेडिंग डाल के स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखिए स्पष्टीकरण में आप लोग लिखिएगा कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। तो 2 नंबर आपका यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पत्र लेखन, ठीक है। ये आता है 6 नंबर का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए हम एक टॉपिक पर पत्र लिखेंगे। अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो पत्र लिखते समय मैंने आपको बताया था पत्र कैसे लिखें, टॉपिक पर वीडियो बना दिया हूं मैंने, आप लोग सर्च करेंगे पत्र कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। मतलब आपके नगर में अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है, तो लिखेंगे सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष मेरठ। मान लीजिए आप मेरठ के निवासी हैं, विषय किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं आप, अवैध कब्जे को हटाना, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे, फिर विषय लिखकर किस विषय पर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर मान्यवर या श्रीमान लिखकर हम अपने प्रॉब्लम को बताएंगे। जितना बड़ा आप कर सकते हैं। देखिए हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी, आपका ध्यान कॉलोनी और उसके आसपास हो रहे अवैध कब्जे की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वे वहां पर गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन गैर कानूनी कार्यों में जुआ, नशाखोरी, शराब का अवैध व्यापार और कुछ हद, देखिए दूसरा पेज मैंने यूज किया है, आपका एक ही पेज में हो जाएगा, ठीक है, तक वैश्यावृत्ति भी शामिल है। इन शरारती तत्वों और इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण कॉलोनी की शांति और सुरक्षा पर प्रश्न चित्र लगने लगा है। आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट व कॉलोनी वासियों के साथ गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इस कारण बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इन शरारती तत्वों को कुछ राजनीतिक संरक्षण मिल होने के कारण हम में से कोई भी इनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल पाते। भाई जो लोग हैं जो तंग कर रहे हैं उनको कुछ कानूनी संरक्षण भी मिला है, कुछ राजनीतिक संरक्षण, जिससे उनको और बढ़ावा मिलता है। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए इसका अतिशीघ्र समाधान कराएं। अब भैया कॉलोनी है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में, दिनांक, ठीक है। और समस्त लोहिया नगर निवासी, कितने लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा, अकेले कौन जाएगा किसी के लिए पत्र लिखने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 करके अपना अपना नाम वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पत्र लिखना होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष मेरठ, विषय आपको लिखना है, फिर मान्यवर करके अपनी पूरी प्रॉब्लम बतानी है और नीचे आप लोगों को बताना है शीघ्र कार्यवाही की आशा में, आपको इधर साइड में जहां के हैं, ठीक है, उसको लिख देना है। बस हो गया, ठीक। तो ये हमारा पत्र लेखन भी फिनिश हो चुका है। अब हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पर जो कि है निबंध, ठीक है। निबंध में देखिए हमने लिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। निबंध में हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हेडिंग डाले रहेंगे तभी होगा। और सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार आपको हेडिंग जरूर डालना है। मैं पढ़ते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। इस सारे का नोट्स मेरे शुभम लेक्चरर ऐप पे ही आपको मिलेगा। देखिए प्रस्तावना,
प्रस्तावना में जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं: सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। तो प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें इसी से रिलेटेड आपको लिखना होगा। फिर दूसरा हेडिंग हमने लिया है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। देखिए, विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, वो है सीमित भूमि की समस्या। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है भाई, जमीन तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वह है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। मतलब जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा देश का विकास उतना ही कम होगा। तीसरा हेडिंग जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखिए, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्षीय गृहस्थाश्रम के लिए था। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं। मतलब जो है कंपनियां आई हैं वो खुद मशीनों के द्वारा सारी चीजें बना लेती हैं। जो काम पहले मजदूर करते थे अब कंपनियां कर रही हैं, ठीक है, जिससे गाँव का आर्थिक ढांचा बहुत लड़खड़ा गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा गाँव की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वाल्प होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी कमी बनने का सहायक हुए हैं। मतलब मृत्यु दर में कमी हो रही है, बच्चे लगातार हो रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, चौथा हेडिंग रहेगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। भाई हम दो हमारे दो वाला नियम। आजकल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं एक लोग, एक ही कपल्स, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। हम दो हमारे दो होने चाहिए। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम की जीवन का लक्ष्य बन गए हैं वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करें। प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों के संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियां जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग हो गया है, ठीक है, ये आवश्यक है, ठीक। लास्ट में हमारा एक हेडिंग रहेगा उपसंहार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीण की आजीविका की खोज में शहरों की और पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। यानी कि जितना ज्यादा अच्छा आपको गाँव में रहना लगेगा उतना शहरों में नहीं, ठीक है। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। मतलब आपको कई हेडिंग डालना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या प्रस्तावना, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, क्यों जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसको नियंत्रित कैसे करें, और लास्ट में उपसंहार। यानी कि 5-6 हेडिंग बहुत है प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, हेडिंग बहुत अच्छे पे डालिएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, निबंध 9 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही मैराथन क्लास थी। पूरा हिंदी का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।